Okay, so let's start with some questions of chapter number 1, rotational dynamics. 1.5, example 1.5 से start करेंगे. Semi-vertical angle of conical section of a funnel is 37 degrees. There is a small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 meters per second. Calculate inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon the frequency of rotation? How much is it? Is it lower or upper limit? Question easy है. You have to understand what they're asking. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए funnel क्या होता है. You must have seen funnel मतलब is just a cone. तो conical structure होता है funnel. So this is a funnel, right? अब they are talking about semi-vertical angle. What is semi-vertical angle? A line, पहले तो एक line draw कर लो which passes through vertex of funnel. तो ये एक line है जो funnel के vertex से pass होगा. Okay, and then just a minute. So this is the line which passes through vertex of funnel from here. ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, this angle is semi-vertical angle थीटा 37 डिग्री दिया है हमको. अब इसमें एक इस फनल के अंदर एक स्मॉल बॉल है. ओके, तो लेट अस से देयर इज अ स्मॉल बॉल समवेयर ओवर हियर. अब जब फनल रोटेट होगा तो ये जो बॉल है, ये बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. As the funnel rotates, this ball performs circular motion, something like this. मान लो, okay, pardon me for my drawing. So as funnel rotates, this particular ball performs circular motion. आगे क्या बोला है? The maximum speed the ball can have in order to remain. तो ये जो बॉल है, ये बॉल फनल से बाहर चले जाएगा अगर इसका स्पीड जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन सर्टेन मैक्सिमम स्पीड. बहुत ज्यादा स्पीड हो गया रोटेशन का, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड हो गया सर्कुलर मोशन का. आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने सीखा है. v इज लीनियर वेलोसिटी, r is radius and omega is angular velocity. So if you increase rotation speed of funnel, तो v भी बढ़ेगा because v is r omega. तो अगर स्पीड ज्यादा हो गया तो this ball will go outside. Okay, हमको बोला है to find out inner radius of the brim. Brim मतलब जो end point होता है. आपने जब आइसक्रीम का कोन कभी खाया होगा तो वो कोन जहाँ पे end होता है, that is brim. Okay, maximum radius. Okay, is there any limit upon the frequency of rotation? How much is it? Lower limit है या upper limit है? Logical reasoning से explain करना है. सबसे पहले what you need to understand is, जब एक ball inside funnel है, तो first thing you have to talk about is forces. कौन कौन से फोर्सेस इस बॉल पे एक्ट होंगे? तो पहला जो फोर्स हम बात करेंगे वो है नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट को नॉर्मल होता है. तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. दूसरा फोर्स होगा वेट mg विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. मैं इंटेंशनली यहाँ पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जानबूझ के, ये रेडियस है. तो what we know so far is this is normal reaction and this is mg downwards. और mg भी हमेशा सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट किया जाता है. ओके, देन अगर ये एंगल 90 है, दिस एंगल इज ऑलरेडी थीटा, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से मैं मान लेता हूँ इसको x बोल देता हूँ पहले. तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है. ओके, बाय द वे लेट मी फर्स्ट
पुट डाउन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। हमको 37 दिया है सेमी वर्टिकल एंगल, हमको मैक्सिमम स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद हमको g की वैल्यू 10 दी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन 37 दिया है, इससे क्या मिलेगा हम देख लेंगे आगे। ओके, देन आपको फाइंड करने के लिए बोला है, there are few things that you're supposed to find. First is radius, second is frequency. ठीक है, anyways now from diagram theta plus 90 plus x will be 180. क्यों? क्योंकि sum of angles of triangle is 180, तो आपको मिल जाएगा थीटा, या फिर x चाहिए हमको तो आपको x मिल जाएगा 180 minus 90 minus थीटा, तो 90 माइनस थीटा, मतलब ये जो एंगल x है, दिस एंगल x इज 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल जो है ये 90 है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस पे नॉर्मल होता है ना, तो ये टोटल एंगल कितना 90, इस 90 में से ये कितना 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना बचेगा, या थीटा आएगा। तो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू नो कि ये जो एंगल यहाँ पे है ये थीटा एंगल है, राइट। ओके, तो मैं इसको y बोल देता हूँ और बाद में प्रूव कर दूंगा, मैं बोल दूंगा बट x प्लस y इज इक्वल टू 90, therefore y इज इक्वल टू 90 माइनस x, बट x जो है वो खुद 90 माइनस थीटा था, तो वो आपको y इक्वल टू थीटा मिल गया, राइट। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फर्स्ट प्रूव कि ये जो एंगल है y ये थीटा एंगल है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट अब समझेगा आगे। अब मैं करूंगा नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स, तभी एंगल की जरूरत पड़ेगी थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन के मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ, एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे और एक जाएगा टुवर्ड्स सेंटर, तो ये जो है दिस इज n sin थीटा कंपोनेंट, दिस इज n cos थीटा कंपोनेंट। ओके, जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू हियर, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोनिकल पेंडुलम एक बार देख लेना। कोनिकल पेंडुलम में उल्टा होता है, कोनिकल पेंडुलम में कोन का वर्टेक्स ऊपर होता है और ऐसा सर्कुलर मोशन होता है हॉरिजॉन्टल। ये भी सेम केस है फनल का, सिर्फ उल्टा है। ओके, इसका वर्टेक्स जो है फनल का नीचे है। ओके, तो इक्वेशंस कैसे चेंज होते हैं आपको बता देता हूँ। तो इन दिस केस, ये जो आप फनल का केस सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि n sin थीटा ने mg को बैलेंस किया, तो n sin थीटा इज इक्वल टू mg, और n cos थीटा ने नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया mv स्क्वायर बाय r। कौन से केस में? फनल के केस में। इन दिस केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम उल्टा था, t cos थीटा कंपोनेंट जो है वो वेट को बैलेंस करता है, और t sin थीटा कंपोनेंट जो है, वेयर t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, t sin थीटा कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ इतना याद रखोगे अगर, तो भी चलेगा। अगर आपको कोनिकल पेंडुलम का केस याद है, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया था हमने, ये mg है, ये mg है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो t cos थीटा जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, और जो t sin थीटा कंपोनेंट था वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ इतना भी याद रख लिया कि कोनिकल पेंडुलम में t cos थीटा जो है वो वेट बैलेंस करता है, बस खत्म। अगर t cos थीटा वेट बैलेंस करता है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो t sin थीटा से ही आएगा। और अगर कोनिकल पेंडुलम को मैं उल्टा करता हूं तो फनल का केस बन गया। फनल के केस में भी कंपोनेंट्स उल्टे काम करेंगे, मतलब यहाँ पे फनल के केस में साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो वेट बैलेंस करेगा mg, और कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो कॉस थीटा कंपोनेंट क्या करेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इतना भी अगर आपको याद रह गया तो ये आपको हर टाइप के एग्जाम में काम आने वाली चीज है। ओके, तो यू विल नीड दिस, ऑफ कोर्स यू विल नीड दिस। तो आप इस चीज को याद रख लोगे तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो कंपोनेंट्स करते रहना चाहिए। सो एनीवेज आई कैन से n sin थीटा इज इक्वल टू mg, एंड n cos
theta is providing centripetal force mv square by r, right? Now if I divide these two, तो और एक चीज बता देता हूँ, वहां पे कहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम में tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी आ रहा था, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे आपको tan थीटा आर जी बाय वी स्क्वायर मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको। एंड नाउ वी कैन सॉल्व। तो इफ यू डिवाइड दीज टू, तो n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा, अगर ऐसा करोगे तो mg अपॉन mv स्क्वायर बाय r, m कैंसल, n कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan इक्वल टू rg बाय v स्क्वायर। देखो आ गया डिफरेंस यहाँ पे। तो इन शॉर्ट कोनिकल पेंडुलम में tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आता है, यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आता है, क्योंकि tan थीटा इज 1 अपॉन cot, तो cot थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी आएगा यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो, ओके। अगर आपको इतना पता है तो देन इट इज ओके। अब आगे हमारा टास्क क्या था? आवर टास्क वाज टू फाइंड आउट रेडियस। तो पहले तो यहाँ से रेडियस का इक्वेशन मिल गया हमको। So what we have from this particular equation here is r equal to v square upon v square tan theta upon g, right? अब मैक्सिमम रेडियस की क्यों बात हो रही है? क्योंकि हमको वेलोसिटी मैक्सिमम पता है। तो व्हाट विल बी मैक्सिमम रेडियस? तो सबसे पहले आप लिखोगे देयरफॉर r max इक्वल टू v max स्क्वायर tan थीटा बाय g। गुड। हमको v max पता है क्या? पता है 2 मीटर पर सेकेंड। g पता है क्या? पता है 10। tan थीटा पता है क्या? नहीं पता। क्या पता है फिर? sin थीटा। sin थीटा, sin 37 0.6 बोला है आपको, ओके। बट व्हाट वी नो इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर 37 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर 37 डिग्री, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 0.36 which is 0.64। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 0.8 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे tan थीटा which is tan 37 which is sin 37 अपॉन cos 37, ये आपको मिल जाएगा 0.6 बाय 0.8, मतलब आपको मिल जाएगा tan 37 as 3/4, 0.75 इन शॉर्ट। एनीवेज, तो आपके पास tan की वैल्यू है, देयरफॉर आप बोलोगे r max इक्वल टू v max, v max इज 2 स्क्वायर, और ये tan की वैल्यू 3/4 और g की वैल्यू 10 है, तो कैंसल 3/10 इज 0.3 मीटर। तो मैक्सिमम रेडियस इज 0.3 मीटर। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। v इक्वल टू आर ओमेगा आपको पता है, सर्कुलर मोशन के केस में v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? देयरफॉर यू हैव फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है बेसिक्स का। अगर आपके मैथमेटिक्स के बेसिक्स क्लियर है तो समझेगा आगे, ओके। You need to know limits, of course. First of all, you see that n is inversely proportional to r, and v from here is directly proportional to r. तो देखो बात क्या है। अगर आप, let me take this diagram again, मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ because that's all we need to know. तो ये यहाँ पे हमारे पास था दैट बॉल। अब ये समझो कि जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगा, ओके, तो एज वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो, वेलोसिटी कम होगा, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी कम होगा तो रेडियस भी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है ये वेलोसिटी कम होने के साथ धीरे 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 इट विल स्पाइरल इनसाइड, मतलब ये वर्टेक्स की तरफ आ जाएगा। तो व्हाट आई कैन से इज इफ v टेंड्स टू जीरो, r टेंड्स टू जीरो, वेलोसिटी जीरो होने लगा तो रेडियस भी जीरो होने लगा, मतलब ये जो बॉल है
ये धीरे धीरे कोन की वर्टेक्स की तरफ स्पाइरल हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी कम होना मतलब रेडियस भी कम होगा, बिकॉज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, you see velocity is directly proportional to r, right? Then what you need to understand is, first of all, frequency और radius inversely proportional है। मतलब ये कि अगर radius minimum होगा तो frequency maximum होगा, r max equal to v max, v minimum सॉरी। मैं बता रहा हूँ कैसे आया। सबसे पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी मिनिमम हो रहा है। वेलोसिटी मिनिमम होगा तो रेडियस भी मिनिमम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। लेकिन फ्रीक्वेंसी और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो रेडियस कम होना मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ना। मैं वापस समझा देता हूँ, दिस इज बिकॉज दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी एंड रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी कम होना मतलब रेडियस का कम होना, वेलोसिटी कम होना मिनिमम होना मतलब रेडियस का कम होना। तो यहाँ पे लिखा है वी मिनिमम आर मिनिमम। लेकिन जैसे रेडियस कम होगा वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। देयरफॉर आर मैक्स इक्वल टू वी मिनिमम अपॉन 2 पाई आर मिनिमम, ओके। नाउ but you know this information, as velocity tends to 0, radius tends to 0, therefore you can write down that, वापस लिख सकते हो आप बोल सकते हो since velocity, if velocity is 0, r is 0, and therefore you have maximum frequency as 0 upon 0 form। velocity is 0 मतलब radius 0, तो 0 upon 0 not defined। आपको अगर मैथमेटिक्स पता है तो 0 upon 0 ये नंबर डिफाइंड नहीं होता, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट 0। ऐसा मत बोलना न्यूमरेटर में 0 तो नंबर 0, नहीं, नंबर ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 है। सो इफ बोथ आर 0 दिस इज नॉट डिफाइंड, मतलब अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अपर लिमिट किसका, अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी का। तो अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी डज नॉट एग्जिस्ट, ये पता होना चाहिए, ओके। सो you can say therefore upper limit does not exist, upper limit of frequency does not exist। अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, विच मीन्स कि अभी लोअर लिमिट देखो फिर, और लोअर लिमिट एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली। तो हाउ टू फाइंड आउट लोअर लिमिट, इजी है, एन मैक्सिमम, मैक्सिमम ना, मैक्सिमम कर लिया हमने, ये ध्यान देना। सो एन मिनिमम, एन मिनिमम कैसे निकालोगे, वी मैक्सिमम अपॉन 2 पाई आर मैक्सिमम। वी मैक्सिमम हमने फाइंड करके रखा है 2, मतलब दिया ही है वो बेसिकली। इफ यू सी मैक्सिमम रेडियस आपको बोला ही है यहाँ पे, है ना। 2 मैक्सिमम स्पीड बोला है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम रेडियस हमने फाइंड किया है यहाँ पे। कहाँ गया, ये रहा आर मैक्स, और मैक्सिमम स्पीड दिया ही था, तो ये आ गया आपको 2 पाई अपॉन 0.3, 2 कैंसल, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी एज 1 अपॉन पाई मतलब 0.318, ये पता होना चाहिए, ऐसे नंबर आपको पता होने चाहिए। 1 अपॉन पाई इज 0.318 अपॉन 0.3, so 0.318 अपॉन 0.3 roughly 1 revolution per second is the minimum frequency। कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, you need to have minimum this much of frequency, okay, right। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। So this is how you are supposed to solve this question, okay। Next question, okay, बहुत लंबा क्वेश्चन है, you need to keep patience here। A tiny stone of mass 20 gram is tied to a practically massless, inextensible, flexible string and whirled along vertical circles. Speed of the stone is 8 meters per second when the centripetal force is exactly equal to force due to surface tension। Calculate minimum and maximum kinetic energies
of the stone during the entire circle. Let theta equal to 0 be the angular position of the string when the stone is at lower position. Determine the angular position of the string when the force due to tension is numerically equal to weight of the stone. तो मैं पार्ट्स में पहले क्वेश्चन समझा देता हूं. A tiny stone of mass 20 gram is tied to a practically massless, inextensible, flexible string and whirled along vertical circles. तो एक यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात हो रही है. तो सबसे पहले you need to understand what is the difference in vertical circular motion and horizontal circular motion. पिछले केस में सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल था. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मोस्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. क्यों? क्योंकि उस बॉल का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मोस्टली कांस्टेंट होता है. हाइट सेम होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम होना, राइट. तो बेसिकली ये समझ लो कि इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन लीनियर स्पीड ऑफ द बॉल v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है. स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है. उसको बोलते हो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन दिस केस पहले तो स्ट्रिंग बता देते हैं. ये है रस्सी. इस रस्सी पे एक बॉल को बांधा है और इस बॉल को आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट कर रहे हो. तो इन दिस केस पॉइंट नंबर 1, इसका हाइट कभी भी ग्राउंड से सेम नहीं होता. तो मैं एक रेफरेंस लेवल ले लेता हूं और ये बुक्स में रेफरेंस लेवल की बात नहीं की है. इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मैंने एक रेफरेंस लेवल मान लिया. मैंने मान लिया कि जब बॉल लोवेस्ट पॉइंट पे था तब वो ग्राउंड पे था. इससे क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे? लोवेस्ट पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0. क्यों 0? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है mg इंटू हाइट. जब रेफरेंस लेवल मतलब ग्राउंड लेवल पे ही बॉल है, हाइट 0 है, हाइट 0 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है. मतलब बॉल जब बी पे होगा तो ओनली एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहले ये समझना जरूरी है. आगे क्या बोला है? आगे आपको बोला है that speed of the stone is 8 meter per second when the centripetal force is exactly equal to force due to tension. तो पहले तो अब अलग अलग पॉइंट्स पे हमको देखना पड़ेगा, अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सेस कौन कौन से है. which forces are acting when the ball is at highest point A, when the ball is at lowest point B, and when the ball is at midpoint C. जब बॉल जो भी बोलो, स्टोन जो भी बोलो, डजंट मैटर रियली, जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है, तब फोर्सेस कौन कौन से है? नंबर 1, वेट ऑफ द स्टोन mg विच इज डाउनवर्ड. और ये रस्सी है, याद रखना, जो सेंटर पे बांध के रखा है ओ पॉइंट पे. आपने वो जतरा के टाइम पे चेंडू लिया होगा कभी बचपन में और उसको घुमाते थे, तो कहाँ पे बांधा था आपने रस्सी को? आपके हाथ में. तो दैट योर हैंड बिकम्स सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन. तो ये ओ पॉइंट जो है सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज टेंशन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन की तरफ होता है. मतलब टेंशन फोर्स व्हेन द बॉल स्टोन is at the lowest point, tension TB is upwards towards point of extension. तो ओके, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए. तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एट लोवेस्ट पॉइंट बी टेंशन फोर्स माइनस वेट विल गिव यू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, गुड. अब जब ए पॉइंट पे बॉब जाएगा, स्टोन जाएगा, तो उस केस में टेंशन टी ए इन द स्ट्रिंग इज डाउनवर्ड्स, क्योंकि टेंशन टी जो है हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होगा. इस केस में टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन होगा. और mg भी नीचे है. मतलब इन दिस केस एट पॉइंट ए यू कैन से
tension force plus mg is providing necessary centripetal force for circular motion. अब जब C पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे जब बॉब होगा, उस केस में टेंशन TC टुवर्ड सेंटर और वेट mg वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स है. ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? स्पीड ऑफ स्टोन is 8 meter per second when the centripetal force is exactly equal to force due to surface tension. तो at point C, ओके, ये at point A था ऊपर, मैंने इसको P दिख रहा है ये. So anyways, so यहाँ पे ये था at point A. So at point C, C ये ऐसा पॉइंट है जहां पे सिर्फ टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो वेलोसिटी जो है आपका vc, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना एसेंशियल था कि ये 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड बोला कहाँ पे है? मिड पॉइंट पे है. देन आपको क्या पूछा है? आपको बोला है मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो. आपको ऑलरेडी ये पता है कि बी पॉइंट पे जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक है, पोटेंशियल 0 है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एट बी पॉइंट. तो क्या करेंगे फिर? आपको पता है, आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू conservation of total energy, conservation of total energy, इसको आप conservation of mechanical energy भी बोल सकते हो, एक ही बात है. आप बोल सकते हो total energy at point B equal to total energy at point C. Total energy at point B is kinetic energy at point B plus potential energy at point B. Total energy at C is the same kinetic energy at point C plus potential energy at point C. Okay, ये आएगा आपका. आपको पता है kinetic energy at B is maximum, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है. आपको याद होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पे √5 rg, हाईएस्ट पॉइंट पे √of rg, मिड पॉइंट पे √3 rg. तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे? लोएस्ट पे. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे? लोएस्ट पे. प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही हो गया. 0 क्यों हो गया? क्योंकि हाइट ऑफ बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल है और बी पॉइंट खुद रेफरेंस लेवल पे है, तो 0 आ जाएगा. हाइट 0 हो गया, इसलिए 0 हो गया. काइनेटिक एनर्जी एट सी विल बी हाफ mvc स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज नथिंग बट mghc. mgh हाइट ऑफ सी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल. अब हाइट ऑफ सी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल की बात करोगे तो ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया ये, राइट? So this is what you need to know. This is r. Okay, good. So you should know that this particular distance is hc, which is equal to radius. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो kinetic energy maximum equal to half mvc square, क्योंकि ये vc की वैल्यू पता है 8 स्क्वायर इज 64 प्लस m g की वैल्यू 10 है, और हाइट was in this case was r, but do we know value of radius? तो अब यहाँ पे एक important चीज है that whether or not you, आपको पता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. Is it given to us or no? We have to see. तो हाइट के लिए पहले क्वेश्चन वापस चेक करो.
कुछ बोला है क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हाइट, ऐसा कुछ बोला है क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोला है आखिरी में 1.8 मीटर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। तो ये 1.8 मीटर है। तो मास वो कॉमन निकाल लेंगे। मास 20 ग्राम था, 20 ग्राम था, 20 × 10⁻³ किलोग्राम था। 1 जा और ये 32 जा, तो ये 32 आ गया। ये 10 × 1.18, ये 18 आ गया। तो ये आ गया 20 × 10⁻³ × 50। 50 × 20 is 1000. So 10⁻³ × 10⁻³ 1 जूल इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गया 1 जूल। अब अगर आपको लोएस्ट निकालना है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो वापस से आप टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि ए पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट पे ही एनर्जी मिनिमम होता है, आपको पता है। इक्वल टू, अब दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। या तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी एट सी मिड पॉइंट, या फिर लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी एट बी। आई विल प्रिफर टू डू दिस, क्योंकि बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब कैलकुलेशंस मेरे सिंपल होने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसा लिखने वाला हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी विच इज 1 जूल ऑफ कोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी तो 0 ही है। काइनेटिक एनर्जी एट ए इज मिनिमम एनर्जी, क्योंकि वहां पे स्पीड मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज mg हाइट ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी 1 जूल। अभी अभी देखा हमने, रेफरेंस लेवल से ए इस पॉइंट का हाइट कितना। तो इफ यू सी, यहां से यहां तक का जो हाइट है, ये डायामीटर ऑफ सर्कुलर मोशन है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। सो दिस डिस्टेंस, हाइट ऑफ ए पॉइंट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये 2r आएगा। So this is what you need to know. So this distance is basically 2r. This is 2 times of r. Okay. तो ये आप लिखोगे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के मिनिमम इक्वल टू 1 माइनस mgh। 1 माइनस मास इज 20 × 10⁻³ g की वैल्यू 10 लेनी है, तो ये मैं लिख देता हूँ 1 माइनस mg × 2r, क्योंकि हाइट ऑफ ए पॉइंट वाज 2r। g की वैल्यू 10 है, 2 × r, r वाज 1.8। तो अब आपको सिर्फ करने हैं कैलकुलेशंस। 1 माइनस, ये आ गया आपका 20 × 10⁻³ × 10, तो 2 × 10⁻⁻1 × 3.6, तो 72, 7.2 0.72, तो ये आपका आ गया 1 माइनस 0.72, मतलब 0.28 जूल। दैट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गया लोवेस्ट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। 2 पार्ट खत्म हो गए, तीसरा पार्ट बाकी है। तीसरे पार्ट में आपको बताया है यहाँ पे, लेट थीटा इक्वल टू 0 बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसा क्यों बोला होगा? देखो क्या है कि जब आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो, मैं ये डायग्राम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। जस्ट अ मिनट। तो ऐसा है, थीटा इक्वल टू 0 कब बोला है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं बाकी जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं यहाँ से हटा रहा हूँ, विच यू डू नॉट नीड फॉर नाउ, जो हमको जरूरत नहीं है उसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सो वी इवन डोंट नीड दिस, वी डू नॉट नीड टू शो एनीथिंग हियर। यस, अब what is important is, क्वेश्चन में क्या बोला है? theta 0 be the angular position of the string when the stone is at lowermost position. Determine the angular position, मतलब थीटा फाइंड करो, ऐसा बोला है। कब? जब force due to tension is equal to weight of the stone। मतलब पहले जो इन्होंने बोला है कि थीटा इक्वल टू 0 कब? जब बॉल लोवेस्ट पोजीशन पे है, स्टोन लोवेस्ट पोजीशन पे है। मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
ये आपको इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ही ये बॉल स्टोन आगे जाएगा इसके मोशन में, राइट, क्योंकि ये ऐसा मोशन परफॉर्म करने वाला है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही ये बॉल अपने मोशन में आगे जाएगा तो ये एंगल बनाएगा एट सेंटर, और ये जब एंगल बनाएगा एट सेंटर तो वो एंगल या तो आप एक्स एक्सिस से मेजर कर सकते हो या तो वो एंगल आप वाई एक्सिस से मेजर कर सकते हो। तो थीटा इक्वल टू 0 लोएस्ट पोजीशन पे है, ऐसा बोलने का मतलब है कि एंगल जो होगा वो एंगल हमेशा वर्टिकल से वाई एक्सिस से मेजर करना पड़ेगा, ऐसा वो आपको बोलना चाहते हैं। You do not measure angle from x axis, you measure with respect to vertical axis। इसलिए उन्होंने बताया थीटा 0 कब लिया, जब वर्टिकल मतलब लोवेस्ट पोजीशन पे था। तो जब अब वो मोशन परफॉर्म करेगा तो एंगल का मेजरमेंट वर्टिकल एक्सिस से होगा, इसलिए बताया है। नाउ अगेन हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट है x, थोड़ा सा इस x पॉइंट को मैं ऊपर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा because otherwise it will be not very clear to you. So what I am going to do is I don't need you, so I don't need to show these points now. मुझे सिर्फ इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, little bit bigger to make it more clear. Okay, anyways. तो ये रेफरेंस लेवल जहां था वही है, रख देता हूँ। दिस इज रेफरेंस लेवल, दिस बॉल इज लेट अस से हियर। अब इसका थोड़ा सा सेंटर जो है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत थी मुझे, तो आई एम जस्ट डूइंग इट, जस्ट अ मिनट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। गुड, ठीक है। नाउ हम मान लेते हैं ये एक एक्स पॉइंट है। जब बॉब स्टोन बॉल जो भी हो वो एक्स पॉइंट पे जब आएगा तब उस केस में टेंशन और वेट न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही वो है कि आपको थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ये थीटा कब फाइंड करना है, जब टेंशन और mg न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो। तो मैंने एक x पॉइंट मान लिया, मैं बोल सकता हूं कि जब बॉल x पे है तब t इक्वल टू mg, ऐसा मान लेंगे हम लोग। अब सबसे पहले देखेंगे कि t पे जब बॉल है, स्टोन है, उसका उस पे फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक ऑफ कोर्स you have a force over here which is mg which is downwards here। ये एंगल थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, तो ये mg cos थीटा आएगा, और mg cos थीटा अगर ये कंपोनेंट है तो उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin आएगा, जिसकी जरूरत हमको है नहीं, तो मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू शो mg sin क्योंकि आई डोंट नीड इट। और यहाँ पे आप देखोगे तो टेंशन T इज टुवर्ड सेंटर, इसका मतलब यू कैन राइट T minus mg cos theta is the component which is providing centripetal force mv square by r, right? But according to the question इन्होंने बोला है at point x tension और mg numerically मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए। therefore ये टेंशन T की जगह पे mg डालोगे आप, तो यहाँ पे आप लिखोगे mg माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। देयरफॉर आप लिखोगे mg1 माइनस cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इक्वेशन नंबर लेट अस से 1। नाउ ऐसा है, अब मैं x से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ ये आ गया y पॉइंट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये मैं आपके लिए असाइनमेंट रखने वाला हूँ बिकॉज आई कैन नॉट टेक एवरीथिंग हियर। बाय द वे ये रेडियस r है, दिस इज रेडियस r ऑफ कोर्स। तो ये जो हाइट आता है आपका, ये हाइट, दिस मच ऑफ हाइट फ्रॉम ग्राउंड
रेफरेंस लेवल, ये हाइट डेल्टा एच मान लो इसको, या फिर एच बोल दो, नोटेशन आपके ऊपर है, यू आर सपोज टू यूज एनी नोटेशन दैट यू वांट। तो ये जो आपका हाइट आता है, दिस एच यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि ये कितना आता है, ये आपको करना है। तो ये आपका आता है r माइनस आर कॉस थीटा, मतलब r कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पता क्यों होना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। सो वंस यू नो दिस हाइट, अल्टीमेटली व्हाट वाज आवर टास्क, हमको क्या करना था, हमको थीटा एंगल निकालना है जब टेंशन इक्वल टू mg है। तो आपको कम से कम ये हाइट मिल गया। अब इससे क्या होगा, अब वापस अगर मैं B पॉइंट और X पॉइंट पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, तो उस केस में so again I can write total energy at X equal to total energy at B. Total energy at X is kinetic energy which is half mv square plus potential energy mgh, but h क्या था, r 1 minus cos theta था, तो इसलिए वो हमको हाइट निकालना पड़ा। इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B कितना था, 1 जूल, क्योंकि टोटल एनर्जी एट B काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल तो है नहीं वहां पे, तो 1 जूल, राइट। अल्टीमेटली why are we doing this, do you see, इस इक्वेशन में हमको v स्क्वायर की जरूरत है, तो ये v स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, तो वो v स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा। तो what you are supposed to do, मैं पूरा नहीं करके देने वाला हूँ आपको, you are supposed to do this। अब क्या करोगे, यहाँ से जो आपको v स्क्वायर मिलेगा, दिस v स्क्वायर जो आपको मिलेगा यहाँ से, वो v स्क्वायर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, और वो क्या आएगा मैं बता देता हूँ। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट v स्क्वायर इक्वल टू rg 1 माइनस कॉस थीटा, ये कर लेना आप। तो देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये 1 में डालोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे क्या है, mg 1 माइनस कॉस थीटा, mg 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r था, और v स्क्वायर है rg 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आप सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, पूरा सॉल्व करोगे, आप करोगे, और वहां से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी। सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट कॉस थीटा बाय योरसेल्फ। मैंने सिर्फ ट्रिक बता दिया आपको, आई विल रिपीट दिस ट्रिक ओवर अगेन बिकॉज यू सी you already have a formula here, सिर्फ v square, ये mm कैंसिल कर दो। तो what you are supposed to do is just आपको सिर्फ इतना करना है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, उसमें नो इश्यूज, बट कैलकुलेशंस यू आर सपोज्ड टू डू। डन, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। अब एक चीज याद रखना, ये जो सारे इक्वेशंस हमने देखे थे यहाँ पे, और इंटेंशनली ऐसे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। देखो यहाँ क्या था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, किस चीज का, एक बॉल का है ना, स्टोन का, किस पे बांधा हुआ है, रस्सी पे बांधा हुआ है। तो ये इक्वेशंस जो बने थे ना आपके, ये बहुत काम की इक्वेशंस है। दिस इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। सिर्फ इतना याद रखो, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन चाहे वो एक स्टोन का हो जो रस्सी पे बांधा है, या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो एक गाड़ी का भी हो सकता है। तो हो सकता है, आपने सुना होगा मौत का कुआं, उसमें स्पीयर ऑफ डेथ में एक व्हीकल होता है, वो व्हीकल क्या करता है, वो व्हीकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो व्हीकल कैन बी एट upmost point, uppermost point, lowermost point, और it can be at midpoint। तो इस केस में सिर्फ चेंज इतना है, वो जो टेंशन फोर्स था, टेंशन फोर्स की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन होगा। मतलब जब बॉडी लोअर मोस्ट पोजिशन पे है तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, जब अपर मोस्ट पोजिशन पे है तो नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, नीचे की तरफ है।
जब मिड पॉइंट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा NC NA और NB, तो नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड सेंटर होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को नॉर्मल होता है। तो सिर्फ चेंज इतना है यहाँ पे कि आप T की जगह पे N लिखने वाले हो, बाकी सारे के सारे इक्वेशन सेम होंगे। ओके, तो यू आर जस्ट गोइंग टू रिप्लेस टेंशन इन द स्ट्रिंग बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हीकल, दैट्स इट। इसका मतलब ये भी होता है कि इक्वेशंस सारे के सारे सेम होंगे, मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या था, √5 rg, तो इस केस में भी √5 rg। मिड पॉइंट पे क्या था, √3 rg, तो यहाँ पे भी √3 rg। व्हीकल के केस में भी अपर मोस्ट पॉइंट पे √rg। सिर्फ वहां पे टेंशन इन द स्ट्रिंग की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन से आपने रिप्लेस कर दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना इट इज वेरी इजी टास्क। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, हमको देखना है नॉट हॉरिजॉन्टल, हमको देखना है वर्टिकल का। तो जस्ट अ मिनट, मुझे वो क्वेश्चन पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वाज लुकिंग फॉर। A motorcyclist as a particle is undergoing vertical circles inside a sphere of death. Okay, the speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate diameter of the sphere of death. How much minimum values are possible for these two cases? So in short, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करती है। यहाँ पे क्या बोला है आपको, वेलोसिटी वेरीज बिटवीन 6 and 10, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मिनिमम वेलोसिटी मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू दी है 6 मीटर पर सेकेंड और बॉटम मोस्ट पे 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो हम फाइंड करने वाले हैं। देखो ऐसा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 4 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 4 मीटर पर सेकंड से कम नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कम होता बॉडी सीधा नीचे गिर जाएगा। इन्होंने कितना बोला है, 6 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इनसाइड स्फीयर ऑफ डेथ वेरिंग बिटवीन 6 and 10, मतलब ये लोअर और अपर लिमिट्स नहीं है, सिर्फ उन्होंने आपको बताया है हाँ यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रहा है। 6 से कम हो सकता है क्या, हो सकता है, कितना कम हो सकता है वो आगे फाइंड करेंगे। 10 से ऊपर हो सकता है, कितना ऊपर हो सकता है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी है, दिस वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड, ये जो वैल्यू है ये आपको अपर मोस्ट पोजीशन पे दी है, बट इट इज नॉट मिनिमम वैल्यू। और बी पॉइंट पे जो आपको दिया है, बॉटम पे जो दिया है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, बट इट इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए। नाउ एज आई टोल्ड यू, बट व्हाट यू नो इज VA इज अंडर रूट ऑफ 3 rg, है ना, 3 rg है ना, नहीं रूट ऑफ rg है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ rg, एंड VB इज अंडर रूट ऑफ 5 rg, राइट। मैं अगर स्क्वायर कर लेता हूँ, VB स्क्वायर कर लेता हूँ और VA स्क्वायर कर लेता हूँ और दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा VB स्क्वायर 5 rg माइनस VA स्क्वायर rg, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इक्वल टू 4 rg। मतलब मुझे मिल जाएगा R रेडियस इक्वल टू VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर अपॉन 4g। VB की वैल्यू आपको दी है 10, अब डालो वैल्यू 10, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी की वैल्यू भी आपको 10 लेनी है, तो जी की वैल्यू 10 ले लो, 9.8 मत लो। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट, 10 स्क्वायर इज 100, ओके, 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36, तो ये आपको मिल जाएगा 100 माइनस 36 अपॉन 40, मतलब 64 अपॉन 40, मतलब ये आपको मिल गया R इक्वल टू, दिस इज 1.6, है ना, दिस इज 1.6, तो 1.6
तो r की वैल्यू आपको मिल गई 1.6। तो डायामीटर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब 2 इंटू 1.6 मतलब 3.2 मीटर का हो गया डायामीटर। ओके, तो यू सी हमने क्या किया, हमने सिर्फ मैक्सिमम क्या आएगा रूट ऑफ 5rg, मिनिमम क्या आएगा रूट ऑफ rg, दोनों का स्क्वायर किया, सबट्रैक्ट किया तो r vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर अपन 4g मिला, लेकिन vb va दिया है तो मिल गया आपको यहाँ से डायामीटर, रेडियस मिला फिर डायामीटर मिला। ऑल्सो हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, मिनिमम और मैक्सिमम, बट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बट v मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ rg, व्हाट इज r 1.6, व्हाट इज g 10, तो व्हाट इज दिस वैल्यू 16, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज 4, तो मिनिमम शुड बी 4 है क्या, देखो ऑप्शन में पहला डायमीटर 3.2 यस, फिर 4 मीटर पर सेकंड यस, मिनिमम वैल्यू इज 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका रूट ऑफ 5rg, रूट ऑफ 5rg, रूट ऑफ 5 इंटू r इंटू g तो 16 था, अभी अभी कैलकुलेट किया तो 4 रूट 5 है क्या, मैक्सिमम वैल्यू 4 रूट 5 यस है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे, तो प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ नोटेशन, वो v2 मिनिमम वो सब प्रिंटिंग मिस्टेक छोड़ दो। तो मिल गया आपको आंसर। तो पॉइंट नंबर 1, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बॉल का हो, व्हीकल का हो, किसी भी चीज का हो, फोर्सेस के फॉर्मूला लगभग सेम होते हैं, स्ट्रिंग के केस में टेंशन, तो व्हीकल के केस में नॉर्मल रिएक्शन, बाकी सब सेम, वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, सेम एंड सेम, then this is how you're supposed to find out answers. So that's it, we'll end for today, we'll stop here for today.